स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। और अपनी सीरीज चल रही थी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की, और सिंपल इंटरेस्ट पर हम आगे थे, उसके कंसेप्ट देखे थे, कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, यानी साधारण ब्याज पर किस्त कैसे बनती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, क्या कंसेप्ट है उसका। तो एक बार तो आप कंसेप्ट सीखो कि साधारण ब्याज पर किस्त कैसे बनती है। तो देखो एक बार मैं एक छोटा सा चीज़ समझाता हूँ कि जैसे आपका ये प्रिंसिपल है मूलधन, और अपन मान लेते हैं कि दर 10% है। क्लियर है? अगर आपका मूलधन P है, दर 10% है, और मैं आपसे बोलूं कि आपको ये पैसा 3 साल बाद लौटाना है, यानी 3 साल बाद आपको अगर ये पैसा लौटाना है तो ये अपना मिश्रित धन हो जाएगा जो आप पैसा लौटाओगे। आ रही बात समझ में? हम चक्रवर्ती ब्याज की भी किस्त समझ चुके हैं, तो साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं चलता। क्लियर? अब एक ये चीज समझ आ गई कि मूलधन पर 10% की दर से 3 साल बाद जब हम लौटाते हैं तो एक मिश्रित धन प्राप्त होता है। चीज को समझना भाई, ब्याज सहित रकम साधन वाली। अब मैं आपको एक और ऑप्शन दूं कि यार ये जो पैसा है मिश्रित धन आप दोगे, या मैं आपसे बोलूं कि पैसा जो भी आप लौटाना चाहते हो वो 3 बराबर किस्तों में लौटा दो। एक इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट, और ये तीसरी इंस्टॉलमेंट, यानी ये इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करा है। क्लियर? अपन ये मान लेते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट में 100, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 100 और तीसरी इंस्टॉलमेंट में 100। अब मैं बस थोड़ा सा आप ये बताऊं कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दोगे तो आप ज्यादा रकम दोगे, या फिर ये पैसा एक साथ 3 साल बाद दोगे तो ज्यादा रकम दोगे। थोड़ा सा दिमाग का काम है। अगर मैं साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट बनाकर पैसा देता हूं तो आप मुझे बताएं कि आप उस टाइम ज्यादा पैसा दोगे, या फिर मैं आपसे बोलूं कि यार बीच में किस्त नहीं चाहिए, ये अपना ले मूलधन और 10% की दर से 3 साल बाद बात करेंगे तो कितना रकम होगी। तो आप बोलोगे कि साहब ये जो भी पैसा है इस पर 3 साल ब्याज चलेगा, तो ये जो मिश्रित धन होगा ये इंस्टॉलमेंट से मिला, इंस्टॉलमेंट से कितना मिल रहा है, अगर 100 रुपया दे रहे हैं 300 रुपया उससे ज्यादा होगा। क्लियर है? क्योंकि यहां पर पूरी रकम पर 3 साल ब्याज मिला है, मिश्रित धन जो बनेगा। और इंस्टॉलमेंट में देंगे तो भाई अपना ये प्रिंसिपल है, पहले साल तो पूरे प्रिंसिपल पर ब्याज मिला, यहां पर ब्याज चलेगा, लेकिन दूसरे साल अपने प्रिंसिपल में से हमने 100 रुपया दे दिया है तो वो हट जाएगा। अब जो ब्याज चलेगा P-100 पर चलेगा, और तीसरे साल यानी दूसरे साल के बाद जब तीसरे साल देने जाएंगे अपन, अब की बार अपना प्रिंसिपल फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि 200 रुपया हम दे चुके। अब जो ब्याज चलेगा 1 साल का, अब 1 साल के लिए जो ये ब्याज चलेगा ये P-200 पर लगेगा। ये वाला ब्याज चलेगा 1 साल के लिए तो P-100 पर ब्याज चलेगा। यानी यहां पर हर साल प्रिंसिपल कम होता गया तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? कभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए, ये 300 नो डाउट किस्तों में दिया, ये मूलधन से तो ज्यादा होगा, लेकिन अगर 3 साल बाद पूरी रकम किस्तों में ना लौटा, अगर पूरी रकम लौटाई जाए तो P प्लस साधारण ब्याज ज्यादा होगा, यानी मिश्रित धन इस इंस्टॉलमेंट से भी ज्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको याद हो तो अपन चक्रवर्ती ब्याज में जब मूलधन का बना रहे थे, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड, तो वहां पर ऐसे आ रहा था। देखो जैसे मैं हल्का सा आपको समझाऊं कि वहां पर आपके पास जैसे 800 रुपया आया, फिर 600, 700, ऐसे कम होता जा रहा था। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मूलधन हमेशा कम होता जाता है, वहां पर भी यही चीज है। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया कि अगर हम कोई रकम साधारण ब्याज पर 10% की दर से मिश्रित धन अगर हम लौटाते हैं, यानी जिसमें किस्त नहीं रखे, वो रकम और किस्तों में लौटाई गई रकम में अगर आप रिलेशन देखो तो आप बोलोगे किस्तों से जब हम पैसा लौटाते हैं साधारण ब्याज में तो वो कम होता है एक साथ पैसा, लास्ट में एक साथ पैसा लौटाने की अपेक्षा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई।
क्लियर है? अब ये चीज आप नोट डाउन करो, बिल्कुल बारीक चीज है। आपको अगर बहुत आसानी से क्वेश्चनों को करना है, किसी तरह का आपको दिक्कत ना हो, तो बहुत जरूरी है ये बात समझना। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखते हैं कि कितना क्या हिसाब चलेगा। अब मेरे को बताओ, इसी पर आ रहा हूं। जैसे हमने तीसरी किस्त 100 रुपया लौटाई, अगर मैं मूलधन को 3 साल बाद लौटाता हूं तो इस 100 रुपये पर तो वही रहेगा हिसाब किताब, यहां पर तो कोई गड़बड़ नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे लौटाता हूं तो यहां पर जो ये 100 रुपया है, इस पर 1 साल ही ब्याज चलेगा। 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 110। और इस 100 रुपये पर 2 साल ब्याज चला, एक तो ये वाला ब्याज चला और ये साधारण ब्याज है, तो 10% का मतलब 120 2 साल के लिए। तो टोटल अपने पास जो हम लौटाएंगे वो ये रकम होगी। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या बनाता है कि इसकी वैल्यू कुछ दे देता है, आपको ये पूछेगा, आपसे ये क्वेश्चन बोल देगा कि एक व्यक्ति 6,660 रुपया, या अपन ऐसा बोल लें कि 660 रुपया अगर लौटाए और 3 बराबर किस्तों में लौटाना चाहे तो उसकी किस्त बनाओ। तो यहां पर आपके पास ये लौटाने वाली रकम है। क्लियर? किस्त बनाने के लिए यहां पर अब आप देखो कि एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यहां पर आप एक किस्त यानी जो किस्त बनाई है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 200 की किस्त होंगी। अगर ऐसा है तो किस्तों के रूप में 600 रुपया लौटाओगे, एक साथ पेड करते हो तो 660 रुपया लौटता है। और मूलधन तो नो डाउट इससे कम होगा, मूलधन भी निकालना आपको मैं बता दूंगा, लेकिन मूलधन नो डाउट इस किस्तों से दिए गए पैसे से कम होगा। अब देखो, मूलधन लेस देन इंस्टॉलमेंट वाली रकम और इंस्टॉलमेंट लेस देन मिश्रित धन, जो एक साथ अगर 3 साल बाद लौटाते हैं, 4 साल बाद लौटाते हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये बात बिल्कुल आपको क्लियर करनी है। आ रही बात समझ में? कुछ क्वेश्चनों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं इस चीज को कैसे कर रहा हूं, जैसे आपको पता चल जाए क्वेश्चन किस तरह आएगा। आजकल बहुत आ रहा है, साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट का ही ज्यादा आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो सीधा सा आपको पहले साल के बाद दूसरे साल पर स्क्वायर कर देते हो, तीसरे साल पर क्यूब कर देते हो। फिर आपको ध्यान रखना है कि इंस्टॉलमेंट कैसी होती है, एक होती है तो उनको मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आप क्या कर देते हो, सेम इंस्टॉलमेंट करते हो और बगल में भी मल्टीप्लाई कर देते हो प्रिंसिपल को। आगे बात समझ में? तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये क्लियरिटी हो। आपको नोट डाउन करना है इस चीज को, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो को वापस रिवर्स करके आप देखना स्टार्ट करो, लेकिन ये समझना जरूर, तभी आप अगले मेरे वाले इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएं। क्लियर हो? इंस्टॉलमेंट को समझने के लिए एक क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। जैसे 5% साधारण ब्याज की दर से 4,620 रुपया 5 वर्षों में अदा करने के लिए कितनी वार्षिक किस्त चुकानी होगी? यानी अदा करने के लिए 4,650 रुपया अदा करना है, यानी ये मिश्रित धन है, मूलधन नहीं। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, मूलधन। बहुत सारे बच्चों को, 90% बच्चों को। फिर आप देखो, 5% साधारण ब्याज की दर से 4,620 रुपया 5 वर्षों में अदा करने के लिए कितनी वार्षिक किस्त चुकानी होगी? यानी अगर आप प्रिंसिपल है, मैं समझाने के लिए, 5% की दर है तो आप कितना रुपया लौटाते हो? 4,620। अब आप चाहते हो कि अगर किस्त में लौटाया जाए तो वो प्रत्येक किस्त कितनी बनेगी? ये आपको बात आ गई समझ में? बहुत मैं अलग तरीके से आपको समझा रहा हूं, आपको बहुत सिंपल रखना है। अब देखो, मैं पूरा इस वाले क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूं, फिर आपको छोटा सा बता दूंगा। जैसे अपना ये प्रिंसिपल है, पहले साल किस्त 100 रुपये, मैं 100 रुपये मान के चल रहा हूं, आप कुछ भी मान सकते हो, सभी से आंसर सेम आएगा। दूसरे साल 100 रुपया, तीसरे साल 100 रुपया, चौथे साल 100 रुपया और 5वें साल भी, लास्ट वाले साल भी 100 रुपया। क्लियर है? ये मैंने अभी जस्ट आपको समझाया। अब 5वें साल जो 100 रुपया है ये तो आपने अदा कर दिया, इस पर तो कोई ब्याज नहीं चलेगा। इधर जो इससे जस्ट 1 साल पहले है, इस पर 5% की दर से 5 रुपया ब्याज हो जाएगा, यानी यहाँ पर अपने पास हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ये 100 रुपया नहीं देते तो आपको यहाँ पर 5वें साल इसकी जगह कितना देना होता? 105, अगर आप अदा नहीं करते तो।
क्लियर है? 100 ये है, मैं इसको आपको कोई कंफ्यूजन न हो, 100 तो ये। अगर आप यहां पर किस्त नहीं देते ये वाली, तो 5वें साल में यहां पर कितना पैसा मिलता, यहां बन जाता 105। ये वाला हो गया। ये अगर नहीं देते तो आपने 100 रुपये पर 2 साल तक 2 ईयर हो गया अपने पास, 5 के हिसाब से 110। अगर आप यहां पर नहीं चुकाते और इस पैसे को यहां चुकाना चाहो 5वें साल, तो ये पैसा यहां पर कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 110। ये वाला पैसा कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 115। 15 क्यों भाई, ये 3 साल हो गया, यानी यहाँ इस वाले साल पे भी, इस वाले साल पे भी, इस वाले साल पे। क्लियर है? और ये वाला पूरा का पूरा 5 साल के लिए चलेगा, तो ये हो जाएगा 120। अब अगर आप देखो तो आपके पास, अब अपन इस रकम से कंपेयर करवाएंगे कि अगर हमारा रकम किस्त 100 रुपया है तो हम कितना पैसा अदा कर रहे हैं। अगर 100 रुपया है तो हम कितना पैसा अदा कर रहे हैं, 550 कर रहे हैं, जबकि हमारे को करना कितना है, 4, ये वाला 4620। अब आप काटो इसे 11 से अगर आप काटोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 44 और ये 22 आ जाएगा। यानी 5 की वैल्यू अगर 42 है तो 100 की वैल्यू क्या है, यानी किस्त बतानी है ना आपको, तो 100 की वैल्यू आपके पास क्या है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। 20 आने पर अपने पास आ जाएगा ये, यानी प्रत्येक किस्त आपकी बनेगी 840। 840 रुपये की 5 किस्तों में आप अदा करोगे इस पैसे को। क्लियर है? मैं फिर वापस समझा देता हूँ। ये वाली चीज़ है, यहाँ पर जो 500 लिख दिया आपने, ये 100 तो आप चाहे किस्तों में दो चाहे एक साथ पेमेंट दो, इस वाले 100 तो ये तो 100 ही बनेगा। ये वाला 100 अगर आपने किस्तों के रूप में दिया है तो 100 रुपया है, लेकिन अगर हम यहाँ किस्त नहीं देते तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा, अगर किस्त नहीं देते तो यहाँ पर ये कितना बन जाता, ये 100, तो आप बोलोगे 105। ये वाला 100 2 साल हो गए 5% की दर है तो 110, ये वाला 100 115 और ये वाला 100 5 साल के कारण 120। इस तरह हम अगर इनको टोटल करें तो हमारे पास मिश्रित धन आएगा। जब हम किस्तों में नहीं देते तो 550, अपने पास किस्तों में नहीं देते तो मिश्रित धन कितना है, 4620। इसका मतलब अगर हम रिलेट करें तो 5 की वैल्यू 42 है, तो हमें 100 की किस्त निकालनी है, तो अपने पास 840 की होगी। अब आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ जो अपन वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर आंसर चेक करने के लिए। तो अपने पास किस्तों पे जब पैसा दे रहे हैं तो 4220 आया, अगर एक साथ पैसा दे रहे हैं तो 4620 आया, और ये अपना प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा एक साथ पेड करना, ये भी यहाँ पर सिद्ध हो रहा है जो आप कर पा रहे हो। क्लियर है? क्या आपको ये समझ आ गया है? अगर समझ आ गया है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वापस एक बार आप रिवर्स करके इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से आप समझो। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, मैं एक बार बोल देता हूं और आप उसे फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। 2108 रुपये 4 साल के बाद देने हैं, यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वो प्रत्येक किस्त को कितने रुपए की हो, यदि ब्याज की दर क्या हो, 6%। क्लियर है? जिनको मेरी राइटिंग समझ नहीं आती वो जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी नहीं बहुत सी जैसी भी है। क्लियर है? तो एक बार आप पॉज करके सॉल्व करो। अब देखो, अब थोड़े छोटे तरीके से करते हैं, मैं गोले नहीं बनाने। आपको पता है 4 किस्तें, मान अपन 100 रुपये ही मान के चलते हैं, तो चौथी लास्ट वाली किस्त पर तो कोई ब्याज नहीं होगा, वो तो वैसे भी चुकानी थी, आप किस्त में चुकाओ चाहे फिर सीधा सीधा प्रिंसिपल पर ब्याज चुका कर। जो इससे पहले वाली 1 साल तक जो किस्त थी वो 6% की दर से कितनी हो जाएगी, 106, और इससे पहले वाली 112, 6% है ना, और इससे पहले वाली लास्ट वाली 118, सभी पे 6 आप एक्स्ट्रा जोड़ लो। यहां पर अपने पास ये अपने पास आ जाएगा 10, और ये अपने पास आ जाएगा 3, और ये अपने पास आ जाएगा 4। क्लियर है? और ये अपने पास आ रहा है, अगर आप इसे काटना चाहो तो 5 का 15 और 8, हाँ, तो ये 5 से कट जाएगा, यानी 1 रेशो की वैल्यू हो गई 5। और आपको किस्त बनानी है तो 5 को 100 से गुणा कर दो, हमेशा किस्त बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। प्रत्येक 4 किस्त अपनी बनेंगी 500 की, इस तरह 4 किस्त अगर बनेंगी तो 2000 रुपये हो गए।
वैसे अगर आप विदाउट किस्त दोगे, एक साथ पेड करोगे तो 2180 हो जाएंगे, किस्त दे दे के करोगे तो कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये हो जाएंगे, मूलधन इससे थोड़ा बहुत कम होगा। क्लियर है? इतना आसान है। थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे अब आप चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे, फिर थोड़े से क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, 2550 रुपये 3 साल बाद कितने देने हैं यदि वो 3 किस्तों में चुकाए जाते। याद रखना, लैंग्वेज से भटकना मत, ये मिश्रित धन है, मूलधन नहीं है। क्लियर है? कहीं आप सोचोगे मिश्रित धन है। 2550 रुपये 3 साल बाद कितने देने हैं, ये एक ही लैंग्वेज है, यहां पर सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। कितने देने हैं, मैं कॉमा लगा रहा हूं, यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 और तीसरी किस्त का 1/4 हो, तो तीनों किस्त ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन ये है कि अब की बार बराबर किस्त नहीं है। थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार पॉज करो और जो अच्छे बच्चे हैं वो एक बार इसको करके देखें भाई, आपका प्रिंसिपल, अगर पहली इंस्टॉलमेंट में मान लूँ 100 रुपया, पहली इंस्टॉलमेंट है, तो ये पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी किस्त का 1/3 है। 1/3 है तो दूसरी किस्त आपको कितनी माननी होगी, 300। 300 का 1/3 क्या होगा, 100। और ये जो 100 है, तीसरी किस्त से अगर आप देखो तो उसका 1/4 है, तो इसको 1/100 को 1/4 करने के लिए यहाँ क्या लिखूँ, आप बोलोगे 400 लिखोगे। ये अपनी पहली किस्त, ये अपनी दूसरी किस्त और ये अपनी तीसरी किस्त। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब कुछ भी रकम देनी हो, ये 400 तो वैसे के वैसे ही देनी थी, चाहे आप मिश्रित धन वैसा पूरा यहाँ से लेके आप 3 साल बाद दो। लेकिन 300 वाले पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। अगर ये 300 आप यहाँ किस्त नहीं देते तो यहाँ पर ये 300 अपनी कितनी वैल्यू लेके रखता, अगर दर कितनी है 10%, तो आप बोलोगे 330। और ये वाला 100 2 साल के लिए ब्याज देता 10 के हिसाब से, तो पहले साल 10 फिर 10 यानी 120। इस तरह आप अगर किस्त नहीं चुकाते या किस्त नहीं देते, डायरेक्ट पैसा देते, तो अपने पास ये वाला हिसाब होता। अपने क्वेश्चन में ये है, तो अगर आप इसको काटते हो तो 1 की वैल्यू 3 आती है। क्लियर है? प्रत्येक किस्त बता रहा है, तो ये 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 300। ये 3 के हिसाब से हो जाएगा 900 और ये 3 के हिसाब से हो जाएगा 1200। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा रखा था, लेकिन घूमना आपको आना चाहिए। क्लियर है? घूमना आना चाहिए, इसी से दिमाग चलेगा। किस्त वाले क्वेश्चन हर टाइप के आपके आने चाहिए, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो उस वाले पॉइंट को ज़रूर देखो जो मिस्टेक का कारण है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लैंग्वेज वाइज, वैसे अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बार इस टाइप का पेपरों में आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। ए ने 6% से सरल ब्याज पर 480 रुपये एक ऋण बी से इस शर्त पर उधार लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिसमें से पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगी, शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ चुकाया जाएगा। यानी चौथी जो किस्त होगी उसमें पूरा ब्याज सहित लास्ट में चुका दिया जाएगा। तो 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि, यानी चौथा वर्ष जो लास्ट वाली किस्त आपको बतानी है, की गई राशि क्या होगी। क्लियर है? तो एक बार आप पॉज कर लो वीडियो को और सॉल्व करो, फिर देखते हैं। देखो भाई, 1/4, 480 का 1/4 अगर आप निकालोगे तो 120। यानी अगर अपना मूलधन 480 है तो पहली 3 किस्तें 120 की, फिर 120 की और फिर 120 की होगी। चौथी किस्त ये बनेगी। चेक करते हैं क्या होता है। देखो, अब 480 पर आपको 6% की ब्याज की दर से पैसा ब्याज देना होगा 480 पर। क्लियर है? अब 120 अगर आप दे दोगे तो सेकंड ईयर जो आपका ब्याज होगा तो 360 पर चलेगा। थर्ड ईयर ब्याज होगा तो 240 पर चलेगा और फोर्थ ईयर जो ब्याज होगा, अब आपने 120 दे दिया ना, तो 120 पर चलेगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई कि पहले मूलधन आपका 480 है, फर्स्ट ईयर जब आपने पैसा चुकाया
तो 120 आपने दे दिया, इसमें कुछ ब्याज गया नहीं गया क्योंकि ब्याज साधारण ब्याज है, 120 चुका दिया। तो अब सेकेंड ईयर के बाद जो ब्याज चलेगा वो कितने पर चलेगा, सेकेंड ईयर में जो चलेगा वो 360 पर होगा। फिर आप 120 दे दो, अब आपने 120 दे दिया तो कितने पे चलेगा, 240 पर चलेगा। फिर आपने 120 दे दिया तो अब कितने पे चलेगा, 120 पर चलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अभी तक यहां पर आपने किस्त लिया, ब्याज को इंक्लूड नहीं करा। अब मुझे बताओ कि आपको समझाने के लिए 480 पर एक साल ब्याज चला है 6% की दर से। आपको पूरा डिटेल में इतना बड़ा नहीं करना, लेकिन ये रखना है एक साल ब्याज चला है, प्लस 360 पर एक साल ब्याज चला है 6%, फिर 240 पर एक साल ब्याज चला है 6%, और फिर 120 पर आपके पास ब्याज चला ही है। इस तरह चलेगा। आ रही बात समझ में? अब आप क्या करो कि अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, जो इसमें ये कॉमन है, देखो ये सारा चीज कॉमन है, इसको तो आप बाहर निकाल लो। तो इसको अगर अपन बाहर निकाल लें तो 6/100 बाहर आ गया, और ये सारा जोड़ लो, 480, 360, 240, 120, इनको अगर आप जोड़ लोगे तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 600 और ये 600 यानी 1200, 6/100 और ये अपने पास आ जाएगा 1200। क्लियर है? अब अपन अपना ब्याज देख लेते हैं। ब्याज देख ले तो आपके पास ब्याज आ गया 72। अपन को ब्याज के रूप में, साधारण ब्याज के रूप में किस्तों से जब दे रहे हैं तो अपन को 72 देना है। यानी यहां वाले पर, ये वाला जो अपने पास है, देखो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त, यहां पर अपने पास जो ब्याज देना है ये 120 तो देना ही देना है, प्लस अपने पास 72 और देना है। इसका मतलब यहां पर जो लास्ट वाली किस्त बनेगी वो 192 रुपए की बनेगी, जिसमें कि इस यहां पर जो ब्याज डेवलप हुआ, यहां पर जो ब्याज डेवलप हुआ, यहां पर जो ब्याज डेवलप हुआ, ये तो उस साल लास्ट वाले साल दे ही रहे हैं। अगर आप वैसे भी दोगे तो 120 तो देना ही पड़ेगा। बाकी इसका और इसका ब्याज कितना हो गया, 72 हो गया, और 72 को ऐड करने पर अपने पास कितना आ जाएगा, 192। यानी चौथी किस्त जो बनेगी वो 192 की बनेगी। यानी हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, ये वाला स्टेप अब आपको नहीं लेना होता है पेपर के समय, लेकिन आपको मैंने समझाया है कि आपको ये ऐड करना है। जैसे कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं और इसको ऐड कर लेना। आगे वाले क्वेश्चनों में ऐसे ही ऐड करना है। और ये अपने पास टोटल हो गया 6/6 कौन सा वाला, दर वाला, और 100 कहां पर आया, ये, क्योंकि एक एक साल लिया है, उस एक को लेने की आपको जरूरत नहीं है। 72 ब्याज आया, 120 में जोड़कर चौथी किस्त आपने बना पाई। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कॉमन लेने का सबसे अच्छा तरीका है टोटलिंग कर ले। आगे जो आप क्वेश्चन चलेंगे वहां पर मैं अब डायरेक्ट कॉमन लूंगा, ऐसा कुछ बनाऊंगा नहीं, तो आप समझ जाना कि कॉमन लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में आपको दर फाइंड आउट करनी है। अभी तक अपन किस्तों के बारे में बात कर रहे थे, अब दर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो 10 रुपए को उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। अब देखो कई लोगों की औकात 10 रुपए उधार लेने की होती है और उसको भी 11 मासिक किस्तों में चुकाया जा रहा है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपए की हो तो ब्याज की दर, आ रही बात समझ में? तो अब मैं थोड़ा सा इसे डायरेक्ट करूंगा। पहले मैंने 10 रुपए पर ब्याज चला, एक अपनी इंस्टॉलमेंट दे दी। दूसरे मैंने क्योंकि 1 रुपया दे दिया है, जैसे अभी आपको मैंने 480 में से 120 हटाया था तो कितना बना था 360। अब 1 रुपया दे दिया है तो 9 पर ब्याज चलेगा, फिर आपने 1 रुपया दे दिया। अब 8 पर चलेगा, ये फिर आपने दे दिया, 7 पर चलेगा, 6 पर चलेगा, 5 पर चलेगा, 4 पर चलेगा, 3 पर चलेगा, 2 पर चलेगा, 1 पर चलेगा, 0 पर चलेगा। क्लियर? यहां पर घबराने की जरूरत नहीं, 0 पर भी चलेगा। 11 किस्त दे रखी है तो एक तो 0 जाएगा ही जाएगा। अब ये कॉमन ले लिया। कॉमन कैसे लेते हैं? टोटल करके। अभी मैंने इसका डिटेल पूरा बता दिया क्यों कॉमन लिया। वो 1 वाला इधर आ जाएगा तो यहां पर 55 आ जाएगा और ये 11 है। अब आप बोल सकते हो 11 रुपया 55 का है और नीचे 100 लगाते हैं। साथ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मासिक है, तो ईयर को करने के लिए यहां पर आप क्या कर दोगे? देखो मैं फॉर्मूला आपको एक बार समझा देता हूं। फॉर्मूला आपको ये पता ही है कि P इंटू टी इंटू R अपॉन 100 है। अपने पास ये जो ब्याज है
ये अपने को ब्याज को अपने पास आ रहा है कि ब्याज अपने पास कितना आया, देखो 55 रुपया अपने ये जोड़ लिया। ये जोड़ा क्यों, कॉमन लेके जोड़ा, तो यहां पर पी की जगह तो आ जाएगा 55, टाइम की जगह 1 लिखो और 1/12 लिख दो। दर अपन को फाइंड आउट करनी है, दर अपने पास कितनी है ये फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास आ रहा है आर लिख देते हैं यहां पर, और नीचे अपने पास 100 लिखते हैं। अब देखो ब्याज कितना आया, 10 रुपए की चीज थी, आपने 11 दे दिए, तो ब्याज भी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। 1 ब्याज आया तो यहां पर 1 लिख दो। आ रही बात समझ में, इसको आप यहां पर काट दो, 11 और 20, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 12 × 20, क्लियर है। 11 से भाग कर दो तो आर आ जाएगा अपने पास, तो यहां पर 240/11, या फिर आप इसे बोल सकते हो 22 के लिए 2, फिर 1, ये 11, यहाँ पर अपने पास 22 के लिए हो गया तो 11 और ये 9, ये आपकी दर आ जाएगी 21 से 9/3। आपको इतना मैंने ये वाला समझाया, आगे आपको थोड़ा सा इसको छोटा करना है कि अपने पास ब्याज लिख दिया, ब्याज हमेशा ऊपर आता है, ब्याज के साथ हमेशा क्या आता है, 100 आता है, क्लियर है। फिर अपने पास यहाँ पर ब्याज के साथ हमेशा ऊपर आ गया, सॉरी ब्याज के साथ हमेशा आता है आपने 100, सॉरी, और यहाँ पर अपने पास 55 आ गया और ये 12 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वही चीज़ अपने पास बनकर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपने पास आर इधर आप निकाल लोगे, क्लियर है। या फिर आप इस तरह कर सकते हो, फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूला के बाद यहाँ पर आ जाएगा, और इसको इधर देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर चला जाएगा, 100 इधर चला जाएगा तो SI के पास चला जाएगा। अपन को दर निकालनी है तो P कहाँ जाएगा नीचे, T कहाँ जाएगा नीचे, लेकिन T 1/12 है, ये चीज़ यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ, 1/12 है, तो ये 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1 × 100 × 12/55, अब 55 पर ये 20 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 नहीं है, 1/12 है, मंथ है ना, तो 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर इसको यूज कर लेना, वही की वही चीज बनेगी। नहीं तो फिर फॉर्मूले के झंझट में आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप इस तरह कर लेना, सीधा सीधा, क्लियर है। तो आपके पास आ जाएगा 21 से 9/11। क्वेश्चन है 1710 रुपए उधार लिए जाते हैं, 10 मासिक महीनों की किस्तों में चुका दिया गया है, प्रत्येक किस्त 190 रुपए की थी, तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो एक बार अपने लेवल पर आप सॉल्व करें कि क्या चीज़ बन के आती है, दर आपको निकालनी है, मासिक है, ये भी वार्षिक नहीं है, 12 से आपको भाग करना ही होगा। तो अब स्टार्ट करें, एक बार देखें कि क्या चीज़ बनती है। आप देखो भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन को सरल करने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, सभी जगह सेट रहेगा। आपको पता है कि ये 190 की प्रत्येक किस्त है, जैसे 1-1 रुपए की थी, 1710 अपने पास है। आप इसको थोड़ा सरल कर लो, 190 को अगर अपन 1710 से कटवा लें तो अपने पास 9/1 आ जाएगा, यानी हम अपना मूलधन उसी अनुपात में कम कर दें, क्लियर है। अगर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर लेके जाऊं कि 10 रुपए का पेन है, अगर 10 रुपए का पेन है, अगर मैं 10 की जगह वहां पर ये लिख दूं और उसी रेशो में ये 1100 लिख दूं, क्लियर है। वहां पर अपने पास 11 किस्त है, अरे 1-1 रुपए 11 किस्तों में 1-1 रुपए की चुकाता है, तो उसी रेशो में अगर मैं यहां पर लिख दूं कि अब अपने पास जो किस्त बनेगी 10 रुपए के साथ 1 रुपए की है, तो 100 रुपए के साथ कितने की हो जाएगी भाई, 10 रुपए की, और 1000 रुपए के साथ कितनी हो जाएगी, 100 की। यानी रेशो वही होना चाहिए जो आपने पहले 10 रुपया मूलधन था, किस्त अपने पास 1 थी, अभी भी आप अगर रेशो देखोगे तो यही होगा। यानी रेशो अगर 1 रखो, आंकड़ा थोड़ा सा अजीब सा आया है तो आप उसे रेशो में चेंज कर लो। मेरा कहने का मतलब यह है कि 1710 रुपए और 190 को आगे ना ले चलाओ, आप उसे छोटा कर लो। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, आप उसे छोटा कर लो, दर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले वाले क्वेश्चन पर अगर मैं ऐसे बोल देता कि एक पेन 1000 रुपए का है, 11 मासिक किस्तों में प्रत्येक किस्त 100 रुपए की होगी, प्रत्येक 100 रुपए की किस्त होगी, तो उसका आप दर बताओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 10 रुपए की चीज की जगह अगर मैं 1000 लिख रहा हूं तो वहां 1 रुपए की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, काट के वही बनेगा, दर वही आएगी जो आपने करी है। आ रही बात समझ में। ऐसे ही यहां पर मैंने करा, मैंने इस 1710 और 190 को यूज ना करके इनके रेशो को यूज करा है कि 9 है,
एक किस्त चुका दी। अब 8 पर चलेगा, एक किस्त हो जाएगी, 7 पर चलेगा, एक किस्त, 6 पर चलेगा, टोटल अपने 10 किस्त करनी है। फिर 5 पर, फिर 4 पर, फिर 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर, फिर 0 पर। ये 10 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 11 बोल देता तो एक और 0 और ये। क्लियर है? ये अपने पास आ जाएगा 45 और ये अपने पास हो गया है 10। आ रही बात समझ में? ये अपने पास हो गया 10 एक एक के हिसाब से। अब अपन देखते हैं कि अपने पास क्या हिसाब रहता है। तो अब आप देखो कि 9 रुपए की चीज की जगह आपने टोटल पैसा कितना दिया है, 10 दिया है, तो ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया। वही वाली चीज है, साधन ब्याज का फॉर्मूला अगर मैं आपको यूज करवाऊं तो ये साधन ब्याज का है। जो ब्याज है उस जगह तो 1 रुपया आपने लिख दिया, प्रिंसिपल की जगह 45 लिख दिया, टाइम की जगह 1/12 कर दिया है। दर आपको निकालनी है, दर क्योंकि प्रतिशत में होती है तो 100 से लगाया। अब बस आप इसे कैलकुलेट कर लो कि कैलकुलेशन अपने पास कितनी आ रही है। तो अपने पास जो दर आ जाएगी वो 80/3 आ जाएगी। दर जो है अपनी क्या आ जाएगी, 80/3। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हो, जब आंकड़ा अजीब सा हो तो उसको रेशो फॉर्मेट में ले लो, उसी को सरल कर लो, और इससे जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी सा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो 1710 का 190 आप हटाओगे, फिर वो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, हर बार यहाँ पर 190 लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो फिर यहाँ पर टोटलिंग भी बड़ी हो जाएगी, टोटलिंग बड़ी हो जाएगी तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आप मेरे वाले तरीके को यूज करें, जिससे कि क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए। क्लियर है? क्वेश्चन या आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, ये भी लगभग उसी फॉर्मेट पर है और इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, वो आपको समझना है कि एक व्यक्ति एक बैंक से 7,000 रुपया उधार लेता है, 3 वर्ष बाद 3,000 रुपया चुका देता है और 5 वर्ष के अंत में 5,450 रुपया देकर अपना कर्ज समाप्त कर देता है। तो ब्याज की दर बताएं। एक बार अपने लेवल पर इसको आप करो और फिर सॉल्यूशन देखो 7,000 रुपये ओरिजिनल उसका मूलधन है जो 3 साल तक रहा, तो कॉमन ले रहा हूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? अपन 1 साल में कन्वर्ट कर रहे हैं सारे को, तो 21,000 आ गया। इसके बाद अब मुझे बताओ कि 7,000 में से 3,000 रुपया अगर उसने चुका दिया 3 साल बाद, तो आगे पैसा कितने पर चलेगा, 4,000 पर, और 4,000 पर कितने साल चलेगा, 2,000 चलेगा। तो यहाँ पर अपने पास 8,000 हो जाएगा। यानी अपने पूरा 1 साल में अगर कन्वर्ट करें तो अपना मूलधन 1 साल के हिसाब से कितना बन जाएगा। क्लियर? ये 7,000 को आपको दिख रहा होगा कि 29,000 क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने इन सभी को टाइम से गुणा करके 1 साल में कन्वर्ट कर दिया, यानी 29,000 पर अपन पहुंच चुके। बैंक को टोटल कितनी रकम जा चुकी, ब्याज निकालना है ना, तो एक तो आपने 3,000 रुपया दे दिया, एक आपने 5,450 दे दिया। इस तरह अपने पास 8,450 पहुंच चुका है, जबकि बैंक से आपने लिया था 7,000। तो अपने पास जो ब्याज है वो है 1,450। 1,450 है, 1 साल में कन्वर्ट हो गया, तो मूलधन अपना कितना हो गया, 29,000। क्लियर है? या मैं आपको वही फॉर्मूले से ही बताता हूँ कि यहाँ पर ये ब्याज हो गया, ये P हो गया, ये T हो गया, ये R हो गया, ये अपॉन 100। क्योंकि ये वार्षिक है तो 12 से भाग नहीं करना। ब्याज को आपने यहाँ लिख दिया, प्रिंसिपल 1 साल वाला सारे को 1 साल में कन्वर्ट कर दिया, 1 साल में कर दिया तो TB1 आएगा। दर आपको निकालनी है तो 20 से 20 कर दो और 15 ये अपने पास आ जाएगा दर निकालने के लिए। और दर अगर आप काटोगे तो 1 2 3 4 5 5 का 45, फिर 5 कहाँ, ये आ जाएगा 5, यानी दर आएगी आपकी 5%। क्लियर? काफ़ी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना, काफ़ी सारे एग्जामों में रिपीट हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं एक बार थोड़ा सा रफली बता दूं कैसे चला है क्वेश्चन। देखो 7,000 3 साल, दर नहीं पता। क्लियर? 7,000 पर चला, फिर इसके बाद आपने 3,000 दे दिया तो 4,000 पर चला, 4,000 2 साल, दर वही की वही है, नहीं पता। ये आप ब्याज निकाल रहे हो और ब्याज की जगह अपन क्या यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 1,450। अब वही मैंने कॉमन लिया है, एक तो 7,000 × 3 21,000 हो गया, 4,000 × 2
8,000 हो गया, तो जोड़ने पर ये कॉमन लेने पर कितना हो जाएगा 29,000। काफ़ी बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है इस वाले स्टेप पर, तो अगर किसी को कभी कन्फ्यूज़न हो तो वो इस चीज़ को देख ले। मैंने इस वाले स्टेप को नेगलेक्ट करा है और उसको छोटे फॉर्म में यहाँ पर लिया है। क्लियर है? तो आज की अपनी इंस्टॉलमेंट वाली क्लास साधन ब्याज की खत्म होती है। कुछ इंस्टॉलमेंट के और क्वेश्चन हैं जो हमारे को प्रैक्टिस सेशन में करने हैं। कंसेप्ट वाला ये चीज हो गया कवर। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन घूम फिर के कैसे आएंगे, जब अपना साधन ब्याज का प्रैक्टिस सेट चलेगा उस टाइम हम उन चीजों को करेंगे। आ रही बात समझ में? अब हमारा एक लास्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट का रह गया है, वो रेशो फॉर्मेट पर कैसे यूज होता है उसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।